Good morning, students. I hope you all are doing well. Students, today I am going to deal with chapter 6 of the BNS and it talks about offenses against human body. मानव शरीर के खिलाफ कौन कौन से अपराध हैं। ऑलरेडी मैं कल्पेबल ह्यूमिसाइड मर्डर को डिस्कस कर चुकी हूँ, टेररिस्ट एक्ट को डिस्कस कर चुकी हूँ, ऑर्गेनाइज क्राइम और पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज जो डील करने वाली हूँ वो मैं ग्रीवियस हर्ट और हर्ट को डील करने वाली हूँ कि उपहति और घोर उपहति में क्या अंतर है और ये अपराध कब उपहति कहलाएगा और कब घोर उपहति कहलाएगा। आइए स्टूडेंट्स, आज इस टॉपिक को कवर कर लेते हैं। सेक्शन 114 से सेक्शन 117 तक इस टॉपिक को दिया गया है। सेक्शन 114 कहता है कि कब हर्ट कहलाएगी, कब उपहति। किसी को अगर आप कुछ भी क्षति कारित करते हो फिजिकली मेंटली, तो कब वो हर्ट की कैटेगरी में, कब वो अपराध की श्रेणी में आएगी। तो सेक्शन 114 कहता है whoever causes bodily pain, कि यदि आपको बॉडी में पेन हो रहा है या फिर डिजीज कोई आपको बीमारी हो गई है उस एक्ट के कारण, या फिर इन्फर्मिटी, आपकी बॉडी इन्फर्म हो गई है, आपकी बॉडी काम नहीं कर रही है, टू एनी अदर पर्सन, अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अगर क्या करता है, पेन डिजीज और इन्फर्मिटी कॉज करता है, उसे दर्द होता है या फिर उसको कोई बीमारी होती है, तो उसे हम कहेंगे कि वो उसने क्षति कारित की है किसी दूसरे पर्सन को। जिसको भी दर्द हुआ है या जिसको भी फिजिकली पेन हुआ है या फिर मेंटली उसको कोई बीमारी हो गई है, तो वो भी हर्ट की कैटेगरी में आएगी। स्टूडेंट्स, कब आपका एक्ट जो है वो क्षति उपहति की कैटेगरी में आएगा, ये हम कुछ एग्जाम्पल लेकर समझ लेते हैं इस टॉपिक को। कि जैसे किसी ने किसी को थप्पड़ मारा, दिस इज फिजिकली बॉडीली पेन। यहाँ इन्होंने कहा कि बॉडीली पेन, कि बॉडी में पेन होगा, तो थप्पड़ मारने से, किसी को डंडा मारने से, किसी को कुछ भी, कि बॉडी में आपको पेन कारित किया। नेक्स्ट है डिजीज। डिजीज का एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं, जैसे एक जो प्रोस्टिट्यूशन का जो काम करती है, अगर वो महिला किसी पुरुष को HIV कॉज कर देती है, तो वो किस में आएगा, क्या वो भी हर्ट की श्रेणी में आएगा। यदि उस महिला को नॉलेज नहीं थी, यदि उस महिला को नहीं पता था कि उसके इस एक्ट से उसको HIV हो जाएगी या वो खुद HIV से पीड़ित है, तो वो यहाँ पर इस श्रेणी में, हर्ट की श्रेणी में नहीं आएगी, कि उसने उसको हर्ट कॉज नहीं किया है, क्योंकि उसकी न तो इंटेंशन थी न उसे नॉलेज थी कि वो किसी को हर्ट कॉज करे। नेक्स्ट कहते हैं कि इन्फर्मिटी। इन्फर्मिटी, बॉडी को कोई भी आपने ऐसी औषधि दी है जिससे आपकी कोई भी एक हाथ काम नहीं कर रहा है या कुछ भी आपको इन्फर्म बॉडी में फील हो रहा है, तो वो भी इस श्रेणी में आएगा। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कोई बच्चा है, उसको ठीक करने के लिए, उसको डिसिप्लिन में रखने के लिए पिता अगर उसे कोई क्षति कारित करता है, फिजिकली उसे मारता है, तो क्या वो भी इस अपराध का दोषी है। तो उसमें इंटेंशन और नॉलेज दोनों को देखा जाएगा कि उस पिता की क्या इंटेंशन थी। क्या केवल अपने बच्चे को सुधारने के लिए उसने इस तरीके से उसे थप्पड़ मारा है या जो भी किया है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि न पिता की इंटेंशन थी और न ही पिता को नॉलेज थी कि उसको उसके थप्पड़ से कोई और क्षति कारित हो जाएगी। इसको हम एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यदि पति पत्नी झगड़ा कर रहे हैं और पति को नहीं पता है कि उसकी पत्नी को कोई बीमारी है, उसको कोई तिल्ली की बीमारी है, स्प्लीन की बीमारी है, और उसी बॉडी पार्ट पर उसको क्या होता है, वो एक घूसा लग जाता है या फिर थप्पड़ लग जाता है, जिसके कारण उस पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो तब भी क्या हम उसको मृत्यु मर्डर के लिए दोषी करेंगे पति को, या फिर यहाँ पर इस हर्ट के लिए उसको दोषी करेंगे। तो यहाँ पर पति जो है वो केवल उपहति कारित करने के लिए दोषी होगा, क्योंकि उसे नहीं पता था, जिस समय वो उसको मार रहा था या जिस समय उनका झगड़ा हो रहा था, तो उसे नहीं पता था कि उसके इस कार्य से मृत्यु हो जाएगी, ना ही उसको नॉलेज थी और न ही मृत्यु कारित करने की उसकी इंटेंशन थी। उनमें आपस में ऐसे झगड़े अक्सर होते रहते थे, तो ये यहाँ पर उसको उपहति के लिए हम दोषी ठहराएंगे, न कि उसको हम हत्या के लिए। तो इन एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कब आपका कार्य उपहति की कैटेगरी में आएगा, हर्ट की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट आपका है सेक्शन 115। ये कहता है वॉलंटली कॉजिंग हर्ट whoever does any act, कि कब कहा जाएगा कि आपने वॉलंटली कॉजिंग हर्ट की है, कि आपने स्वेच्छा से किसी को उपहति कारित की है, ये कब कहा जाएगा। सेक्शन 115 में कहा गया है कि वॉलंटली क्या होता है, ये ऑलरेडी सेक्शन 2 और इसके क्लॉज 33 में हम समझ चुके हैं कि स्वेच्छा से कार्य कब किया हुआ कहा जाता है। जब आपको इंटेंशन है
जब आपको नॉलेज है। तो जब आपको इंटेंशन और नॉलेज होती है, तब इसका मतलब आपने वो काम जो है वो स्वेच्छा से किया है। आप पर किसी का दबाव नहीं है, आपने किसी की धमकी के अधीन उसको नहीं किया है या किसी प्रेशर के अधीन उसको नहीं किया है। तो हुएवर डज एनी एक्ट विद द इंटेंशन, तो इसमें अगर आप उस आशय से उस कार्य को करते हो, इंटेंशन से करते हो, या फिर उस कार्य को आप नॉलेज से करते हो, आपको ज्ञान है, उस ज्ञान के साथ कर रहे हो कि आप क्या कॉज कर देंगे, क्षति कारित उपहति कारित कर देंगे, तो वो यहाँ पर कहा जाएगा कि आपने वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट किया है, कि आपने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को क्या की है, उपहति कारित की है। नेक्स्ट इसका सबसेक्शन 2 कहता है पनिशमेंट, कि हर्ट के लिए कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इन्होंने कहा कि इस सेक्शन को छोड़कर, ये जो सेक्शन 122(1), इसको छोड़कर, क्योंकि ये 122 जो सेक्शन है वो कहता है कि हर्ट एंड प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन के अधीन अगर आपने उपहति कारित की है, तो ये सेक्शन 114 न लग के कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, सेक्शन 122, क्योंकि उसमें सेक्शन 122 में किया है कि हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, प्रोवोकेशन में जब हर्ट दिए तो उसके लिए वहां पर पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट कहते हैं कि एक्सेप्ट दिस सेक्शन वॉलेंटली कॉजेज हर्ट शेल बी पनिश्ड, कितना पनिशमेंट है, 1 ईयर, इसका पनिशमेंट है विद अप टू 1 ईयर एंड फाइन, और इसमें कितना है, फाइन है, कितना फाइन है, 10,000 रुपीज़ का इसमें फाइन है, और बोथ या फिर दोनों। तो पनिशमेंट इसका सबसेक्शन 2 में दिया है, 1 साल का पनिशमेंट दिया गया है। नेक्स्ट आपका है 116 कहते हैं ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट क्या हो सकता है कि घोर उपहति कब कहलाएगी, कि कोई भी कार्य जो आपने किसी को क्षति कारित की है, तो वो कब घोर उपहति की श्रेणी में आएगी। अगर किसी को फिजिकली आपने कोई इंजरी कॉज की है, तो वो कब घोर उपहति की श्रेणी में आएगा। तो ग्रीवियस हर्ट, फॉलोइंग हर्ट्स आर ओनली ग्रीवियस हर्ट, ओनली वर्ड यूज किया, इट मीन्स ये कैटेगरी इन्होंने बता दी है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जो ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगी। इन्होंने कहा कि फॉलोइंग हर्ट्स, कि कुछ कुछ भी ऐसी उपहति कब वो घोर उपहति कहलाएगी, यदि वो इस कैटेगरी में फॉल करती है, A to H वाली कैटेगरी में फॉल करती है कोई भी उपहति जो इस कैटेगरी की है, तो वो ग्रीवियस हर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें फर्स्ट है इमेस्कुलेशन, सेकंड है परमानेंट प्राइवेशन ऑफ साइट, कोई भी एक आंख फोड़ दी है, थर्ड है आपका परमानेंट प्राइवेशन ऑफ हियरिंग, कोई भी एक कान आपने उसकी श्रावण शक्ति खत्म कर दी है परमानेंटली। नेक्स्ट है प्राइवेशन ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, कि आपने कोई भी जॉइंट को क्या कर दिया है, उसको परमानेंटली डिसेबल कर दिया है या उसको तोड़ दिया है, हाथ पैर तोड़ दिए। नेक्स्ट इज डिस्ट्रक्शन और परमानेंट इम्पेयरिंग ऑफ द पावर्स ऑफ एनी मेंबर और जॉइंट, कि आपने क्या कर दिया, इम्पेयर कर दिया, एक हाथ के जो जॉइंट है उसको दूसरे हाथ से, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पेयरिंग में ही हमारा क्या करता है, हमारा बॉडी क्या है, वर्क करता है दोनों हाथों को मिलाकर या दोनों पैरों को मिलाकर, तो आपने एक उसको क्या कर दिया, मेंबर या फिर उस जॉइंट को क्या कर दिया है, उसको इम्पेयर कर दिया है। नेक्स्ट है परमानेंट डिसफिगरेशन ऑफ द हेड ऑफ द फेस, अगर आपने हेड या फेस को, या तो आपने सर को तोड़ दिया है, सर फोड़ दिया, या फिर आपने फेस को बिगाड़ दिया है, तो वो भी इसमें आएगा। और नेक्स्ट आपका है इसमें डिसलोकेशन ऑफ बोन और टूथ, हड्डी तोड़ दी है और या फिर दांत तोड़ दिया है। एनी हर्ट विच एंडेंजर्स लाइफ और विच कॉजेज द सफरर, अगर आप किसी भी उस पर्सन को जो सफरर है उसको क्या कर रहे हैं कि उसको 15 दिन के लिए कहाँ पहुंचा दिया, आपने बेड में पहुंचा दिया है, वो अपने डेली के रूटीन के वर्क नहीं कर पा रहा है उस सीवियर बॉडीली पेन के कारण, तो उसे हम क्या कहेंगे कि उसको भी हम ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ ये कैटेगरी दी है A to H। तो कब कोई भी आपका एक्ट जो है वो ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आएगा, कि यदि आपने किसी को नपुंसकता कर दी है, या फिर आपने क्या कर दिया, उसकी एक आंख फोड़ दी है, या आपने उसका एक जो श्रावण शक्ति है वो कान है वो फोड़ दिया है, तोड़ दिया है, या फिर आपने इम्पेयर ऑफ जॉइंट्स कर दिया है, या फिर हड्डी तोड़ दी है, या दांत तोड़ दिया है, या फिर उस आपने चेहरा बिगाड़ दिया है, या सर फोड़ दिया है, या फिर 15 दिन के लिए ऐसी क्षति कारित कर दी, किसी को उपहति कारित कर दी, वो व्यक्ति 15 दिन के लिए बेड में चला गया है और अपने वो डेली के काम नहीं कर सकता है उस दर्द के कारण। तो ये सब क्या है, ये सब आपके ग्रीवियस हर्ट की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 117 कहता है कि वॉलेंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट, जैसे यहाँ था कि वॉलेंटली कॉजिंग हर्ट कब कहेंगे, ऐसे ही नेक्स्ट यहाँ पर कहा है कि कब कहेंगे कि आपने जो ग्रीवियस हर्ट की है, घोर उपहति की है, वो वॉलेंटरली की है, यानी स्वतंत्र रूप से आपने स्वयं ने की है, आपको नॉलेज थी और आपको इंटेंशन थी।
आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज की है और वो ग्रीवियस हर्ट इस इंटेंशन के साथ कॉज की है कि हाँ आपको वही ग्रीवियस हर्ट कॉज करनी है, या फिर आपको नॉलेज थी कि आपको पता था कि आप जो एक्ट है आपका जो हर्ट कॉज करने जा रहे हैं वो ग्रीवियस नेचर की है, तो भी आपको यहाँ पर कहा जाएगा कि आपने वॉलंटली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट की है। अगेन वॉलंटली की डेफिनेशन सेक्शन 2 के 33 में दी गई है, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन क्या किया है इसमें, इसमें एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने ग्रीवियस हर्ट कॉज की है किसी एक तरह की, और बट आपने जो ग्रीवियस हर्ट कॉज की है उसके अलावा किसी दूसरे तरह की ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, एक तरह की ग्रीवियस हर्ट कॉज की है और किसी दूसरे तरह की घोर प्रतिकारित हो जाती है, तो भी हम आपको लायबल ठहराएंगे। आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरी इच्छा तो इसको दांत तोड़ने की थी बट इसका तो सर फूट गया, आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि मेरी इच्छा तो इसको केवल केवल इसको 1-2 दिन के लिए पेन देने की थी बट ये तो 15 दिन के लिए पेन में चला गया। तो आप ऐसा वाला कोई भी डिफेंस नहीं ले सकते हो, क्योंकि यहाँ इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है कि आपने चाहे कोई भी तरह की ग्रीवियस हर्ट कॉज की हो या दूसरे तरह की ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो भी हम आपको यहाँ पर लाइबिलिटी, यहाँ पर आपको हम पनिश करेंगे और आपकी लाइबिलिटी यहाँ पर बनती है। नेक्स्ट इस यहाँ भी एग्जाम्पल दिया है 116 में, आपके बीएनएस में भी एग्जाम्पल दिया है कि ए गिव्स ब्लड टू बी, कि ए जो है वो बी को घूसा मारता है और उस घूसे के कारण वो मारता तो इस इंटेंशन से है कि उसका चेहरा बिगड़ जाए, लेकिन उसका चेहरा न बिगड़ के उसको इस तरीके की क्षति हो जाती है कि 15 दिन के लिए उसको सीवियर पेन हो जाता है और वो बेड में चला जाता है। तो ये यहाँ पर क्या कहलाएगा कि आपने यहाँ पर ग्रीवियस हर्ट कॉज की है। तो बीएनएस में भी एग्जाम्पल दे दिया गया है। नेक्स्ट है पनिशमेंट, कि पनिशमेंट कितना होगा, कि ग्रीवियस हर्ट के लिए कितना होगा। ग्रीवियस हर्ट के लिए पनिशमेंट होगा अप टू 7 ईयर्स, 7 साल के लिए पनिशमेंट होगा प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। तो हर्ट के लिए कितना पनिशमेंट था, 1 ईयर पनिशमेंट था, और यहाँ पर इसमें कितना पनिशमेंट है, 7 ईयर्स पनिशमेंट है। नेक्स्ट है इसका सबसेक्शन 3, वो कहता है कि परमानेंट, अगर आप अपनी उस क्षति, जो क्षति आप कारित कर रहे हैं, जो उपहति आप किसी को कॉज कर रहे हैं, जो घोर उपहति आप किसी को कॉज कर रहे हैं और उस पर्सन को आपने परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में पहुंचा दिया है, उसको मरने जैसी हालत में पहुंचा दिया है, तो उसको कहाँ हम पनिश करेंगे, इसके सबसेक्शन 3 में, 117 के सबसेक्शन 3 में, कि उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, यानी कठोर कारावास होगा, और वो लेस देन 10 ईयर्स नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन 10 ईयर्स बट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, उसकी जितना उसका जीवन काल है तब तक वो क्या रहेगा, वो इम्प्रिजनमेंट में रहेगा, कारावास में रहेगा, प्लस फाइन भी लगेगा। तो यहाँ सबसेक्शन 3 में उसके लिए पनिशमेंट बताया गया है अलग से। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4, कहता है कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स, कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स अगर अपनी कंसेंट से एक साथ ग्रुप में इकट्ठा होकर वो क्या कर रहे हैं, किसी भी पर्सन को ग्रीवियस हर्ट कॉज कर रहे हैं या हर्ट कॉज कर रहे हैं, तो उसके लिए अप टू 7 ईयर्स पनिशमेंट है। तो हम ये मानेंगे ईच एंड एवरी मेंबर, क्योंकि उन्होंने कंसेंट दी है तो उनकी क्या है, इसमें नॉलेज भी है और इंटेंशन भी है कि किसी को वो मारने जा रहे हैं और उसको ग्रीवियस हर्ट, किसी की हड्डी तोड़ने जा रहे हैं या किसी को भी ग्रीवियस हर्ट कॉज करने जा रहे हैं, तो उसको कितना यहाँ पर सजा है कि अप टू 7 ईयर्स की सजा है, प्लस फाइन भी दिया जाएगा। तो हमारी जो आईपीसी है उसमें सबसेक्शन 3 और 4 नहीं थे, ये बीएनएस में नए जोड़े गए हैं और नया इसमें जोड़कर बता दिया गया है कि यदि आपकी उस ग्रीवियस हर्ट से किसी को परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट, किसी को मरने जैसी हालत कर देते हो या उसको क्या कर देते हो, उसको परमानेंट डिसेबल कर देते हो, तो यहाँ पर पनिशेबल इसको बना दिया गया है। और सबसेक्शन 4 में भी क्या किया इन्होंने, यहाँ पर इसको अप टू 7 ईयर्स की पनिशमेंट बना दी है। अगर ग्रुप ऑफ पर्सन्स किसी को मारने गए हैं और ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देते हैं तो उसको यहाँ पर पनिश किया जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 114 से सेक्शन 117 तक आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्वेश्चन बनकर आता है, पिछले बार के आरजीएस के मीन्स में भी हर्ट और ग्रीवियस हर्ट में क्या था, डिफरेंस था, तो इसमें डिफरेंसेस आपको लिखने जरूरी हैं। तो डिफरेंसेस, इसकी डेफिनेशन से हमें पता लग रहा है कि पेन, डिजीज और इन्फर्मिटी, कि उसको हम क्या कहेंगे, उपहति कारित की है। यदि ये तीनों चीजें हैं, ये तीनों एलिमेंट्स हैं, तभी हम क्या कहेंगे कि उसने उपहति कारित की है। और यदि अगर ये वाली लिस्ट है जो ए से एच तक है, इट मीन्स घोर उपहति कारित की है। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या हो सकता है इसमें, दूसरा डिफरेंस हो सकता है पनिशमेंट का। यहाँ 1 ईयर पनिशमेंट है बट यहाँ पर कितना पनिशमेंट है, 7 ईयर्स पनिशमेंट है।
और अलग कैटेगरीज के लिए जो ग्रीवियस हर्ट है उसके लिए अलग से भी पनिशमेंट यहाँ पर दे दिया गया है। और इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है कि सिवियरिटी ऑफ योर एक्ट, कि आपका एक्ट कितना सीवियर है, कितना घाव दिया है, कितना क्या है, वो मेडिकल रिपोर्ट से भी हमें पता लग सकता है कि उसमें किसमें फॉल होगा कि ये ज़्यादा सीवियर नेचर का है बट ये ज़्यादा सीवियर नेचर का नहीं है। तो इस तरीके से हम और एग्जाम्पल देकर भी, जो यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल दिया है बीएनएस में, उसको भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल देकर हम अपनी आंसर राइटिंग मीन्स में भी कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी आरजेएस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। अब केवल आपको रिवीजन करना है और रिवीजन कम से कम भी आपका 6 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। टाइम बहुत कम बचा है, इस कम टाइम में अब आपको केवल रिवीजन करना है। तो आप रिवीजन फास्टली कीजिए ताकि आपका समय पर पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और हिंदी इंग्लिश को भी जरूर पढ़ना है, कि केवल लॉ पढ़ने से ही आपका आरजेएस नहीं निकलेगा, क्योंकि 30 क्वेश्चंस आपके किसके आते हैं, हिंदी इंग्लिश के आते हैं। तो हिंदी इंग्लिश करना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एक गलतफहमी रहती है कि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और मेरी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, मैं कर लूँगी या कर लूँगा। लेकिन जब हम एग्ज़ाम में वहाँ बैठते हैं तब हमें पता लगता है कि हाँ, ग्रामर पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है। हिंदी को बोलना और ग्रामर को पढ़ना दोनों क्या है, अलग अलग चीज़ें हैं। आपको लॉ पढ़ना है उतना ही आपको हिंदी इंग्लिश पर भी जोर देना है, कि केवल लॉ ही नहीं पढ़ना है। नहीं तो हमारा प्री जो है ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो इसके लिए हमें इसी तरीके की तैयारी करनी है। हमें सारे सेक्शंस को भी डील करना है और हमें हिंदी इंग्लिश भी पढ़ना है, तभी हमारा कोई भी एग्ज़ाम निकल पाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।